हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी आप देखिए जी। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ आ जाए इनमें से। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक देखता है कि बच्चा कंधों और बाहों की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन कमीज़ के बटन लगाने के लिए आवश्यक उंगलियों की सटीक गतिविधियों में उसे अभी भी कठिनाई होती है। विकास का यह पैटर्न निम्नलिखित में से किस कथन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि बच्चा जो है वो पहले कंधों और बाहों की गतिविधियों को अच्छे से नियंत्रण में ले रहा है, लेकिन बटन लगाने के लिए वो अपनी उंगलियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें देखना है इसमें से सटीक आंसर क्या होगा। विकास सामान्य क्षमताओं से विशिष्ट कौशल की ओर बढ़ता है, क्या ये सही है? ठीक है, वैसे हम कह सकते हैं कि विकास जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये थोड़ा एग्जैक्ट ठीक नहीं है। हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। शरीर के अंगों पर नियंत्रण शरीर के केंद्र से शुरू होता है और धीरे धीरे अंगों की ओर बढ़ता है। मतलब कि जो बच्चा है वो पहले डेवलपमेंट उसका कहाँ से, पहले वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी में। हमारे जो पहले केंद्र में क्या आता है, शोल्डर है ना, ये हाथ है, इनका ही तो इस्तेमाल करेगा। वो बाद में फिंगर्स तक पहुँचेगा। पहले वो अपने बॉडी की जो कंधा है, हाथ है, पूरे पूरे इनका इस्तेमाल करता है। बाद में वो फिंगर्स का इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे अंगों की ओर बढ़ता है बाद में। और तीसरा है गति विकास मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा निर्धारित होता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। शारीरिक विकास हमेशा संज्ञानात्मक विकास से पहले होता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर है ये दूसरा वाला कि शरीर के अंगों पर नियंत्रण शरीर के केंद्र से शुरू होता है और धीरे धीरे अंगों की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए एक बार ये वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि जो इसमें पहला वाला आंसर है ना वो भी ठीक है, लेकिन इसमें ग्रॉस टू फाइन पूछा गया है कि मतलब एकदम सटीक आंसर क्या होगा। सटीक आंसर इसमें सेकंड वाला ही है। शरीर के अंगों पर नियंत्रण शरीर के केंद्र से शुरू होता है, धीरे धीरे अंगों की ओर बढ़ता है। जैसे कि बच्चा है वो पहले अगर पानी पिएगा या ग्लास को लेगा तो वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा, या पेन उठा रहा है तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा पूरा। धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि ग्लास को हमें अच्छे से अपने हथेलियों से और फिंगर्स का यूज़ करके उठाना है, या पेन को हमें अपने फिंगर से उठाना है। वो धीरे धीरे उस बात को समझेगा। ठीक है, अब ठीक अच्छा होगा कि हमें लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक अनुदैर्घ्य अध्ययन से पता चलता है कि संसाधन गरीब परिवेशों से गोद लिए गए बच्चे संज्ञानात्मक रूप से उत्तेजक घरों और स्कूल में रखे जाने के बाद तर्क कौशल और स्कूली उपलब्धि में लगातार सुधार दिखाते हैं। ये परिवर्तन उनकी आनुवंशिक संरचना में कोई बदलाव न होने के बावजूद होते हैं। यह प्रमाण किस विकासात्मक बहस का सबसे अधिक समर्थन करता है? यह प्रमाण किस विकासात्मक बहस का सबसे अधिक समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा आनुवंशिक बनाम पर्यावरण, हेरिडिटी वर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी बच्चों को एक समरूप समूह के रूप में मानने से यह बात स्पष्ट हो सकती है कि जाति, लिंग, भूमिकाएं, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक प्रथाएं जैसी सामाजिक वास्तविकताएं उनके जीवन के अनुभवों को कैसे प्रभावित करती हैं। और इसका रीज़न क्या है इन्होंने दिया है। बचपन का अर्थ और अनुभव विभिन्न समाजों और ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न भिन्न होते हैं, न कि सार्वभौमिक रूप से स्थिर या जैविक रूप से निर्धारित। मतलब कि जैसे उन्होंने ऊपर कहा है कि सभी बच्चों को एक समरूप समूह के रूप में मानने से यह बात स्पष्ट होती है कि जाति, लिंग, भूमिकाएं, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक प्रथाएं जैसे सामाजिक वास्तविकताएं जो हैं उनके जीवन के अनुभवों को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन फिर इन्होंने इसका रीज़न दिया है कि बचपन का अर्थ, मतलब ये बताया कि सबका बचपन एक जैसा नहीं होता है। बचपन कोई यूनिवर्सल फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी का बचपन किसी तरह से, किसी का बचपन किसी तरह से। कोई काफ़ी रिच फैमिली में होता है, कोई काफ़ी लो फैमिली में रहता है, कोई किसी को पढ़ाई के या खेलने की सारी फैसिलिटी मिलती हैं, और किसी को जो है पढ़ाई के लिए या खेलने के लिए उसके पास
फैसिलिटी नहीं है। एक बच्चा, एक 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा बलून लेके हाथ में फट से बिना किसी सहारे के बस में चढ़ जाएगा, ट्रेन में चढ़ जाएगा, या पॉपकॉर्न लेके या कुछ भी लेके वो बेचने के लिए फट से चढ़ जाता है। क्या हमारे घर के बच्चे ऐसे चढ़ पाएंगे? ऐसे मतलब, और जो अच्छे जिनको सारी फैसिलिटी मिल रही वो अच्छे से अपनी अभी खाना भी नहीं खा पाते हैं, वो दूध की बोतल भी अपनी नहीं सही से पकड़ पाते हैं। तो ये है ऊपर, तो इसलिए कहा गया है कि जो असर्शन है, जो कथन कहा गया है वो भी सही है, और उसका जो रीज़न, तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या व्याख्या कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक यह देखता है कि एक बच्चा जिसने पहले भावनात्मक नियंत्रण में सुधार दिखाया था, किसी तनावपूर्ण स्थिति में कुछ समय के लिए पीछे हटता हुआ व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी कि पहले उसे बच्चा जो है वो पहली बार जब स्कूल गया तो पहले दिन वो रोया, उसके बाद फिर लिखा है किसी तनावपूर्ण, फिर स्कूल जाके फिर लिखा है भावनात्मक नियंत्रण में सुधार दिखाया गया। पहले स्कूल जाके रोया, फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई, फिर उसने रोना बंद कर दिया। फिर किसी तनावपूर्ण स्थिति में कुछ समय के लिए पीछे हटता हुआ व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी कि फिर स्कूल में कुछ दिन के बाद, जैसे कि मैम ने डांट दिया या किसी टीचर ने कुछ कह दिया या किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, तो वो फिर वापस से रोने लगता है। इसके बाद वही बच्चा पहले की तुलना में अधिक परिपक्व भावनात्मक व्यवहार दिखाता है। यानी और फिर उसके बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डेली स्कूल जाता है, डेली वहाँ उसको टीचर डांटते भी हैं, झगड़ा भी होता है, लेकिन वो रोता नहीं है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? जैसे कि मेरी बेटी है, तो जब पहले गई थी वो, तो शुरू शुरू में 1 2 3 दिन तक रोई स्कूल जाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई, फिर वो डेली हंस के जाने लगी। बीच में फिर ऐसा हुआ एक दिन, किसी बच्चे इनका स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, तो फिर इससे बीच में इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि नहीं जाना मुझे स्कूल। लेकिन फिर अब इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, अब ये स्कूल भी जाती हैं अच्छे से, और वहाँ अच्छे से खेलती भी हैं। छुट्टी वाले दिन भी पूछेंगे कि स्कूल जाना है कि नहीं जाना है मम्मा। तो ऐसे होता है कि जैसे कि बच्चा शुरू शुरू में तो रोता है, लेकिन बाद में वो खुश हो जाता है। फिर किसी वजह से, किसी टीचर ने डांटा या कुछ कहा, तो फिर किसी वजह से वो जैसे कि रोना उसने चालू कर दिया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाता है और अपनी आदत डाल लेता है वहाँ पे रहने की। वो उस माहौल में अब अच्छे से ढल चुका है। तो एक दिया है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? दिया है, सभी व्यक्तियों में विकास एक समान गति से होता है? बिल्कुल भी नहीं। सभी व्यक्तियों में विकास अलग अलग तरह से होता है भाई। कोई जल्दी लंबा होता है, कोई धीरे धीरे। किसी के कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई बाद में बोलना सीखता है। विकास एक, फिर दूसरा विकास एक सीधी और अपवर्तनीय। सीधी तो जहाँ भी होगा गलत ही है, क्योंकि बच्चा जो है रेखीय नहीं है, वो स्पाइरल है ना, स्ट्रेट नहीं हम बोलेंगे। ये भी नहीं होगा। विकास में जटिलता के उच्च स्तर वाले आवर्ती चरणों से गुजरना शामिल है। ठीक है। विकास केवल अचानक चरणबद्ध बदलाव के रूप में होता है? नहीं। केवल अचानक कोई चीज़ थोड़ी ना कि चाहिए अचानक से आज उसके हाथ लंबे हो गए, अचानक से कुछ ऐसे हो गया, नहीं। अचानक कुछ, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। विकास में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। विकास में जटिलता के उच्च स्तर वाले आवर्ती चरणों से गुजरना शामिल है। आवर्ती मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कि पहले रोना, फिर शांत हुआ, फिर रोया, फिर शांत हुआ, फिर धीरे धीरे वो उस माहौल में ढल गया। ये इसका थर्ड आंसर सही है। हो सकता है इसमें कि बच्चा अब जो है पहले से और भी ज़्यादा मेच्योर हो जाएगा। इस सिद्धांत को हम स्पाइरल और लीनियर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। मतलब बच्चा हमेशा स्पाइरल सिचुएशन में जाता है, ना कि लीनियर कभी भी नहीं बच्चा होएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रारंभिक बचपन में साफ लिखावट, अक्षरों के सही आकार और भार और सीमा के भीतर लिखने पर अत्यधिक जोर देने से बच्चों की सीखने में सहायता मिलने के बजाय बाधा उत्पन्न होती है। मतलब कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड बच्चों का जो है मोस्टली 5 साल। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रारंभिक बचपन में साफ लिखावट, अक्षरों के सही आकार और सीमा के भीतर लिखने पर अधिक जोर देने से बच्चों के सीखने में सहायता मिलने के बजाय बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड, या हम इसे बहुत से लोग पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मोस्टली होता है
3 से 6 वर्ष तक का होता है। तो ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो सिर्फ लिखना सीख पाते हैं अपने अक्षर को, लेकिन दिया है इसमें कि बच्चों की सीखने में सहायता मिलने की बजाय बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि 6 साल तक के बच्चे एकदम अच्छे से साफ नहीं लिख पाते, साफ लिखावट नहीं होती, वो अक्षर को एकदम क्लियरली नहीं लिख पाते हैं। तो सच में भाई बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि वो क्लियर नहीं लिख पाते हैं। फिर रीज़न क्या है? सूक्ष्म गतिविधियों और पर्याय नियंत्रण धीरे धीरे विकसित होता है। 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद अधिक परिष्कृत हो जाता है, यानी कि 5 से 6 वर्ष के बाद बच्चा जो है वो लिखने लगता है सही से। बच्चा जो है थोड़ा लिखने में सक्षम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी विद्यालय में यह देखा जाता है कि लड़कों और लड़कियों से करियर चयन, भावनाओं की व्यक्ति तथा घरेलू जिम्मेदारियों के संबंध में अलग अलग अपेक्षाएं रखी जाती हैं। ये अपेक्षाएं समय और समाज के अनुसार भी बदलती रहती हैं। ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं किस रूप में जानी जाती हैं? तो यहाँ लिखा है लड़के और लड़कियों से करियर चयन। जैसे कि पहले होता था, बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि सिर्फ लड़के ही साइंस साइड पढ़ सकते हैं और लड़कियां आर्ट साइड पढ़ सकती हैं। आर्ट साइड भी नहीं, पहले तो लड़कियों का व्यवसायिक था कि लड़कियां व्यवसायिक ही पढ़ेंगी। व्यवसायिक में मोस्टली कढ़ाई, सिलाई, खाना बनाना ये सिखाते थे। आर्ट साइड ही बहुत कम लड़कियां लेती थी, अधिकतर लड़कियां आर्ट व्यवसायिक पढ़ती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदल गया। अभी लड़कियां भी साइंस साइड हो सकती हैं करियर चयन के लिए। चयन में अभी ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां भी करती हैं और साथ में लड़कों के कंधे से कंधा मिला के। फिर भावनाओं की अभिव्यक्ति, जैसे कि सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़के नहीं, ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं, लड़कों के भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि लड़के रो रहे हैं तो हंस रहे हैं कि अरे क्या यार तुम तो लड़के हो, रो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लड़के भी रो सकते हैं, वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तथा घरेलू जिम्मेदारियों के संबंध में अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि घरेलू जिम्मेदारियां, जैसे जिम्मेदारियां हैं उनकी, तो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ, अभी पहले क्या होता था कि लड़कियां खाना बनाएंगी, घर का काम करेंगे, कपड़े धुलेंगे, और लड़के वो बाहर का काम करेंगे, वो बाहर नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, लड़कियां घर में रहेंगी। आज भी ऐसा है लेकिन अभी बहुत कम है। अभी ऐसा है कि लड़कियां भी जॉब करती हैं और लड़के भी, और दोनों एक दूसरे की किचन में भी हेल्प कराते हैं। अभी ऐसा होता है बहुत जगह कि लड़के खाना बनाते हैं, जैसे किसी ने खाना बना लिया, किसी ने कपड़े साफ कर लिए, ऐसे दोनों मिल के काम करते हैं। ये वही आगे दिया है, ये अपेक्षाएं समय के और समय और समाज के अनुसार भी बदलती रहती हैं। तो बहुत बदलाव आया है भाई। पहले सब कुछ लड़कियों पे ही था कि नहीं, घर का काम लड़कियां ही करेंगी, ये रूढ़िवादिता बनी हुई थी। अभी तो बहुत कुछ चेंज है। फिर दिया है ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं किस रूप से जानी जाती हैं? तो भाई जैविक रूप से, जेंडर आइडेंटिटी इधर नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित लिंग भूमिकाएं। हाँ, ये सामाजिक, ये ठीक है। ये जेंडर रोल्स हैं जो सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित है। समाज ने ऐसी एक और थप्पा लगा के रखा था कि नहीं, लड़कियां ही जो है घर का काम करेंगी और लड़के, जो जेंडर रोल्स हैं वो समाज बनाता है भाई। ये कहीं किसी दीवार पे थोड़ी ना लिखा है कि सिर्फ लड़के ही जॉब कर सकते हैं या लड़कियां नहीं कर सकती, या सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़के नहीं, सिर्फ उनके अंदर ही, लड़कियों के अंदर ही फीलिंग्स हैं, लड़कों के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी झाड़ू पे नहीं लिखा है कि ये लड़कियां लगाएंगी तो वो अच्छी लगेंगी, लड़के लगाएंगे तो खराब लगेंगे, नहीं। ये समाज निर्धारित करता है, ये समाज ने बनाई है, ये उनकी रूढ़िवादिता है कि सिर्फ लड़कियां ही घर का काम कर सकती हैं। उस रूढ़िवादिता को अब समय के अनुसार बहुत ज़्यादा बदला जा चुका है, बहुत चेंज आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक यह देखता है कि यद्यपि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी उनमें से अधिकांश तब असहज हो जाते हैं जब कक्षा की दिनचर्या में बदलाव किया जाता है या कार्यों को निश्चित क्रम में ना कराया जाए। यह व्यवहार किस विशेषता को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है? ऑप्शन 1, काल्पनिक एवं प्रतीकात्मक खेत में उन्नत कौशल, नहीं, ये भी नहीं। सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता का उच्च स्तर, नहीं। उन्नत संप्रेषण कौशल, ये तो बिल्कुल नहीं। नियमितता के प्रति कठोर लगाव एवं बदलाव के प्रति प्रतिरोध, हाँ ये सही है। अधिकतर ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है वो अपने आसपास बदलाव ज़्यादा नहीं पसंद करता, वो
किसी के साथ जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ग्रुप में जल्दी नहीं एडजस्ट हो पाता है, उसे अपने आसपास ज़्यादा बदलाव नहीं पसंद है। जैसे उसका रूम है, उसके रूम में आज टेबल इधर कल उधर, आज बेड इधर कल उधर, उसे ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है, उसको ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। तो और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में मुक्त गतिविधि के दौरान एक बच्चा ऐसा खिलौना चुनता है जिसे सामान्यतः विपरीत लिंग से जोड़ा जाता है। कुछ सहपाठी उसके इस चयन पर टिप्पणी करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि कोई लड़का है, उससे कहा कि तुमको एक खिलौना चुन लो, तो उसने जो है गुड़िया को चुन लिया। तो बच्चे क्लास के उसके जो फ्रेंड है वो उसे हंस रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आगे दिया है, यदि शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों में लिंग भूमिका के प्रति लचीलापन और लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है तो शिक्षक की कौन सी प्रतिक्रिया सबसे उपयुक्त होगी। मतलब टीचर ये चाहता है कि बच्चों में जो है लिंग भेदभाव ना रहे, वो ये ना सोचें कि नहीं हम बॉय हैं तो सिर्फ हमें कार ही चलानी है, हमें ट्रैक्टर ही चलाना है, और ये मैं गर्ल्स हूँ तो सिर्फ मुझे डॉल से ही खेलना, मुझे किचन सेट ही खेलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर चाहता है कि वो आपस में जो जिसका मन करे, अगर गर्ल्स चाहती हैं कार के साथ खेलना, ट्रैक्टर के साथ खेलना, तो वो उसे चला सकती हैं, उसे खेल सकती हैं। अगर बॉयज़ चाहते हैं डॉल के साथ खेलना तो वो खेल सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों को समझाना कि कुछ खिलौने केवल लड़कों या लड़कियों के लिए ही होते हैं, ये तो बात बिल्कुल भी गलत है। बच्चों को यह सलाह देना कि वह साथियों की प्रतिक्रिया से बचने के लिए कोई दूसरा खिलौना चुन ले, ये भी गलत है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाएंगे तो तुम ये रहने दो, तुम दूसरा खिलौना चुन लो, ये भी गलत है। बच्चों के चयन को स्वीकार करना और सभी विद्यार्थियों को यह समझाना कि कोई भी खिलौना किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होता। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि मतलब हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि कोई भी खिलौना जो है किसी एक तक सीमित नहीं है, कि ये डॉल है तो इसे सिर्फ पिंकी ही उठाएगी, ये डॉल को रोहन नहीं उठा सकता, ऐसा नहीं है। डॉल को रोहन भी उठा सकता है और कार को पिंकी भी उठा सकती है। दोनों लोग, मतलब अगर बॉय है तो वो कार डॉल के साथ खेल सकता है, अगर गर्ल है वो अगर कार के साथ खेलना चाह रही है तो वो खेल सकती है। आंसर नंबर इसमें 3। क्वेश्चन नंबर 9 अदर्शन और रीजनिंग का है, एक समावेशी कक्षा विभेदित शिक्षण प्रदान करती है। रीज़न इसका क्या है। समावेशन एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के साथ उनकी क्षमताओं या सीखने की भिन्नताओं की परवाह किए बिना समान व्यवहार करके निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। तो क्या ये सही है। आदर्शन पहले हम सही से देखेंगे। एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम जो है उसमें क्या दिया है, उसमें जो शिक्षण प्रदान कर रहा है वो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। या सच में भाई जो समावेशी कक्षा है उसमें अलग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ना कि सबके सेम होने चाहिए। तो ये तो सही है। फिर दिया समावेशन एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के साथ उनकी क्षमताओं या सीखने की भिन्नताओं की परवाह किए बिना समान व्यवहार करके निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। नहीं, बिल्कुल हाँ गलत है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, जो है हमें बच्चों को अलग अलग तरह से सिखाना है। जो बच्चा जिस तरह से सीख सकता है हमें वैसे सिखाना है, ना कि हमें सब बच्चों को एक तरह से सिखाना है। जैसे कि जो बच्चा देख नहीं सकता है, हम सामने हम बोर्ड पे ए लिख दें और हम सब बच्चों से बोलें कि देखो, और जिसे नहीं दिख रहा हम उससे भी बोलें कि तुम भी देखो, तो वो कैसे देखेगा भाई, उसे तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो हम मतलब ये है यहाँ पे कहने का है हमें, इन्होंने जो रीज़न दिया है इसमें लिखा है कि सबके लिए एक जैसे, नहीं, सबके लिए एक जैसा नहीं। यूनिफॉर्म जो है वो हर जगह नहीं सही, यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों में सही है, लेकिन यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं सही है। हमें इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म में नहीं देना है। यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल के कपड़ों में ही अच्छी लगती है कि जहाँ सारे बच्चे एक जैसे आएँ, उनमें कोई भेदभाव ना हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये बी तो रीज़न तो इसका बिल्कुल भी गलत है, और इसके लिए आंसर इसमें जो सही है ए और आर दोनों सत्य, ये भी गलत है, दूसरा भी तीसरा भी, और चौथा है ये ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। हाँ, ये बस सही है, ए सत्य है पर आर जो है वो असत्य। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक यह पाता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बार बार ध्यान भटकाते हैं, लंबे कार्यों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं और निर्देशों पर बने रहना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई जो है, यहाँ पे ADHD की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे लेज़ी बच्चे जो हैं वो भी थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वो भी बोलेंगे नहीं अब
नहीं, अब उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है। यदि शिक्षक दिया है, यदि शिक्षक ADHD से जूझ रहे विद्यार्थियों की सहायता करना चाहता है। ये तो ADHD तो अलग चीज़ हो गया एक, लेकिन दिया है अगर शिक्षक उनसे ADHD से जूझ रहे विद्यार्थियों की सहायता करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किस अभ्यास से बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप क्या बता दोगे कि जो बच्चे इससे जूझ रहे हैं उनके लिए आप इसमें ऑप्शन ढूंढने लगोगे कि कौन सा होगा। अभी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है एक ही नज़र में तो आपका आंसर होगा तीसरा वाला। कार्य को छोटे छोटे सरल और प्रबंधित चरणों में विभाजित करना, यानी कि कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के हम थोड़े थोड़े ब्रेक पर बच्चों से करवाएंगे। पर ये गलत है यहाँ पे वैसे ये सही है, लेकिन अभी जो गलत है वही सही है। कक्षा में क्वेश्चन ऑप्शन 1 देखिए, कक्षा में अनावश्यक शोर एवं ध्यान भटकाने वाले तत्वों को बढ़ावा देना। क्या दिया है, किससे बचना है? तो किससे बचना है? कक्षा में अनावश्यक शोर और ध्यान भटकाने वाले तत्वों को बढ़ावा देना, यहाँ पे यही सही है। तो जो गलत है वही सही है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस अगली वीडियो फिर